नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुर्जर। स्वागत है आप सबका गुरु कृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। कल हमने पहले टॉपिक पे संविधान सभा के प्रश्नों पे हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है भारत राज्यों के संघ क्षेत्र, अर्थात हम कह सकते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का टॉपिक रहेगा। उस टॉपिक से पिछली भर्ती जो भी लगी है, विगत भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बार जो भी साथी हैं वो अपने इस सेशन को सभी साथियों के साथ शेयर कर दे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सके। देखते हैं हम पहले प्रश्न को कि भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ। ये क्या पूछ रहा है कि भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ था। तो ध्यान रखना, भाषाई आधार पर अगर हम बात करते हैं तो भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। वह जो आंध्र प्रदेश है वह अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। तो ध्यान रखना, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है जो अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ था, कि विधेयक कब पास हुआ था। ऑप्शन में है 50, 52 और 56। तो ध्यान रखना, जो विधेयक पास हुआ था वह विधेयक बना था 1956 में। कौन सा विधेयक बना था? 1956 में विधेयक बना था। जिस विद्यार्थी ने भी डी ऑप्शन सही किया है उसका सही है, अन्यथा सभी का क्या है? गलत है। तो ध्यान रखना, इसी 1956 के तहत क्या किया गया था? 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ध्यान रखना, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था 1956 में, उसमें क्या किया गया था कि जो हमारे देश के जो राज्य थे वो राज्य क, ख, ग और घ 4 श्रेणियों में बटे हुए थे। उन चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था और 14 राज्य के साथ उनका एक पुनर्निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखना, भाषाई आधार पे जो पहला राज्य बना था वो अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। और ये क्या पूछ रहा है? भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर जो गठित जो विधेयक था वो पास हुआ था 1956 में। 1956 में संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया था, 7वां संविधान संशोधन। और हमारे जो राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था, क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी। इन चारों राज्यों की श्रेणी को समाप्त कर दिया जाता है और 14 और 2 राज्य 16 राज्यों का एक नया देश बना दिया जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य थे और अध्यक्ष क्या पूछ रहा है? एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रखना, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये तो क्या थे बेटा? अध्यक्ष थे। और पट्टाभी सीताराम रमैया ये सदस्य नहीं थे। हृदय नाथ कुंजरू ये क्या थे? इस भाषाई जो आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसका सदस्य थे। ये भी क्या थे बेटा? सदस्य थे। तो ध्यान रखना, मैंने ये दो तो क्या थे? सदस्य थे। एक क्या था यहाँ पर? अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष की बात भी मैंने आपको बता दी, ये दोनों क्या थे? सदस्य थे। लेकिन ये जो पट्टाभी सीताराम रमैया है वह भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था उसमें वो ना तो सदस्य थे और ना ही अध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो फजल अली महोदय थे और हृदयनाथ कुंजरू ये सदस्य थे। के पानीकर ये भी सदस्य थे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात जिस विद्यार्थी ने भी 2 नंबर का ऑप्शन किया है वो सही है, अन्यथा गलत है। आप सभी लोग
अपने इस वीडियो को जितने भी साथी हैं एक बार व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जो भी आप जो सोशल मीडिया ऐप है उन सब पे एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे इस चैनल से जुड़े, जो हम और अत्यधिक वीडियो आपके समकक्ष लेके आए। अगर आपका साथ और सहयोग रहा तो हर एक क्लास को हम सुचारू रूप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग ये दो, मैंने बताया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे तो फजल अली तो अध्यक्ष थे, राधानाथ कुंजरू सदस्य थे, के.एम. पणिकर ये भी सदस्य थे, लेकिन पट्टाभी सीताराम रमैया राज्य पुनर्गठन आयोग के ना तो सदस्य थे और ना ही अध्यक्ष थे। प्रत्येक विद्यार्थी प्रश्न संख्या लिखना और प्रश्न संख्या के सामने आप आंसर देना, तभी आंसर सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा भैया आप लोगों का। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्या सरदार पटेल थे क्या? नहीं। गोविंद वल्लभ भाई पंत थे क्या? बिल्कुल। पट्टाभी सीताराम ये तो कुछ नहीं थे। तो फजल अली, तो अभी तो मैंने बोला था कि राज्य पुनर्गठन आयोग में जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, दो सदस्य थे तो राधानाथ कुंजरू और एक थे M.K. पन्नीकर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर कौन थे अध्यक्ष? फजल अली महोदय। सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। अगर आप लोगों के प्रश्न सही हो रहे हैं तो लास्ट में आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे इतने प्रश्न सही हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी है और आंसर देवे कि हम कितने प्रश्न सही करे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। ये दो चौथे प्रश्न का आंसर दो बेटा, चौथे प्रश्न का आंसर दे दीजिए जल्दी से। ये क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग, ये तो ऑप्शन पूरा नहीं है। ये बताओ भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है, कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का क्या प्रयोग हुआ है क्या? ये बताओ कि धारा 280 में हुआ है, धारा 37 में हुआ है, धारा 90 में हुआ या किसी भी धारा में नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद है, ठीक है, और 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, ना तो किसी प्रकार की किसी अनुसूची में, ना किसी प्रकार के भाग में और ना ही किसी आर्टिकल में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। ए यूनियन स्टेट जरूर है, संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। संघ क्षेत्र का उल्लेख है लेकिन संघीय क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की किसी भी धारा में नहीं हुआ है। तो इसके डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शेयर करते रहो वीडियो को। बड़े शानदार प्रश्न है, मैं मानता हूँ इस टॉपिक से बहुत कम प्रश्न आते हैं, कई के सिलेबस में होता भी है, कई में नहीं होता है, लेकिन मेरी एक टारगेट है कि जितने भी पॉलिटी में जो टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिकों के जो पिछली भर्तियों में जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करना है, विस्तार से बातें करनी है। अब इसमें क्या बताया जाए, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द है। भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में तो क्या है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में तो क्या है भाई? मौलिक अधिकार। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान के भाग 3 में तो क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। ध्यान रखना भाई, ये लो, ये बात हुई। अगला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ है। अनुच्छेद 368 में क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ध्यान रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 368 में। तो ये बात भी गलत है, इसमें संविधान संशोधन है। ध्यान देना भी, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन इसमें है। फिर बात आता है कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। बिल्कुल बात सही है, संघीय शब्द का उल्लेख कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं है। अभी पिछले वाला प्रश्न भी यही था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है। उद्देशिका जो है उसको पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर को। कब पेश किया गया था बेटा? 13 दिसंबर को इसको पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया था बेटा? पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। और ये पारित जब हुआ था वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। और यही उद्देशिका आज की क्या है? प्रस्तावना। यही उद्देशिका आज की क्या है बेटा? प्रस्तावना। आज की क्या है? प्रस्तावना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आज की जो प्रस्तावना है विद द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मंगसर संवत 2006 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो आज की प्रस्तावना है वो पूर्व में उद्देशिका का रूप था और उद्देशिका को भारतीय संविधान की तीसरी बैठक में पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुई थी। और ये क्या पूछ रहा है, संघीय शब्द का उल्लेख इसमें तो किसी में भी नहीं है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी से दो भाई। 7वें नंबर के प्रश्न का आंसर दे दीजिए, 7वें नंबर का प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। देखो, निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण सही विकल्प है? अर्थात हमें क्या छाड़ना है, सही विकल्प छाटना है। इसमें कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सही बात कह रहे हैं? अर्थात संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात संघीय शासन प्रणाली में क्या संविधान सर्वोच्च होता है क्या? बिल्कुल बात सही है। जहाँ पर संघात्मक शासन होता है वहाँ का संविधान सर्वोच्च होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। संघीय केंद्रीय एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, बिल्कुल। जहाँ पर संघात्मक शासन होता है वहाँ केंद्र में और राज्यों में जो हमारी शक्तियाँ हैं उनका क्या होता है, विभाजन होता रहता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व होता है, और जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ 2 सदन होती है, जहाँ 2 सदन है अपने जैसे राज्यसभा और लोकसभा, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। तो ये तीनों ही बातें संघीय कार्यप्रणाली को दर्शाती है। जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, और वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। ये तीनों ही बातें कैसे है, शासन प्रणाली को परिभाषित करती है। संघीय शासन प्रणाली को बोल तो संघात्मक ढांचे को परिभाषित करने वाली ये तीनों बातें क्या है, सही है। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 व 3। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात संघात्मक शासन है और एकात्मक शासन होता है। एकात्मक शासन में क्या होता है कि एक ही जो सभी देश संपूर्ण शक्ति एक केंद्र में निश्चित होती है। अब हमारे देश की हम बात करते हैं तो हमारा देश एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण रूप है। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो संघात्मक तो है, लेकिन जब बाद में इसको डिटेल से हम पढ़ते चलते हैं तो अंतिम शक्ति हर शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास जाती है। अतः हमारे एकात्मक शासन के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न बताइए, इसका आंसर जल्दी दीजिए। इसका आंसर 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर दो भाई तुम लोग। हाँ, संसद विधि द्वारा संघ में, संसद विधि द्वारा संघ में अर्थात जो हमारी संसद है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। जो संसद है ना, संसद, इस संसद में क्या क्या आते हैं ये आपको पता है। संसद के अंग अगर बात करते हैं तो संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, जिसमें एक आती है लोकसभा। एक तो क्या आती है बेटा, लोकसभा आती है। दूसरा जो आता है वह क्या आता है, राज्यसभा आता है, ठीक है। और तीसरा जो आता है वह कौन आता है अंग के अंदर, राष्ट्रपति आता है। ऐसे में हमारा जो संसद है उस संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। और पूछ क्या रहा है, संसद विधि द्वारा संघ में अर्थात देश में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, अब अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो क्या है अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 2 में क्या है कि राज्यों का, अगर हमें किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है, किसी राज्य की सीमा को घटाना है, नए राज्य का निर्माण करना है, या हमारे एक राज्य को बदलकर किसी राज्य में सम्मिलित करना है, ये बात किस में है, अनुच्छेद 2 में है। और ये पूछ क्या रहा है, नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना करना किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या होती है, अनुच्छेद 3 में क्या होता है कि कोई भारी देश है और भारी देश की सीमा को हम अंदर हमारे देश की सीमा के भीतर मिलाकर किसी राज्य में शामिल करना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया किसमें, अनुच्छेद 3 के अंदर है। अनुच्छेद 4 में क्या है, साधारण। देखो, नए राज्यों का गठन जो हम करेंगे, नए राज्यों का जो गठन किया जाता है वो संविधान में साधारण संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। नए राज्यों का निर्माण संविधान में साधारण संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। और उसी साधारण संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस में लिखी हुई है, भाई
अनुच्छेद 4 में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? देखो, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में लिखी हुई है, लेकिन हम बात करते हैं कि भाई जो साधारण संविधान संशोधन जो किससे संबंधित होता है? नए राज्यों के गठन से संबंधित होता है, राज्यों की सीमा से संबंधित होता है, किसी की सीमा को घटाना होता है, किसी की सीमा को बढ़ाना होता है, बाहरी देश के सीमा को राज्य में शामिल करके नए राज्य का गठन करना है, या हमारे राज्य को दो टोक करके या एक राज्य के दो विभाजित करके नए राज्य का निर्माण करना है। ये सब जो प्रक्रिया आर्टिकल 2 व 3 में है, सारी प्रक्रिया जो संविधान संशोधन होगा वो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 4 के तहत होगा। ये बात आपको समझ में आए। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना संविधान संशोधन 2 ही प्रकार का होता है। एक तो होता है कौन सा? विशेष बहुमत, संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, साधारण, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का बहुमत। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार का होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन 2 ही प्रकार का होता है। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना तुम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार दिया गया? अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें नए राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्यों की सीमाओं को बदलना है, नए राज्यों को नाम बदलना है, ये सब शक्ति वो किसको दी गई है? संसद को दी गई है। किसको दी गई है भाई? संसद को दी गई है। तो सीधा सा प्रश्न था, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी आपको। तो बी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो 10वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप जल्दी से दो भी। हाँ, 10वें नंबर का आंसर जल्दी से दो। भारत में संघ क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है कि भारत में संघ क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। तो भाई संविधान द्वारा किसे अधिकृत किया गया? संसद को अधिकृत किया है। मैंने अभी आपको बताया, अगर नए राज्य का गठन करना है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ये शक्ति भी किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और जो अगर राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति को तय करना होता है और संविधान द्वारा जो अधिकृत किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद को अधिकृत किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262 में है। अगर कोई अंतरराज्यिक नदी विवाद हो जाता है, तो उस अंतरराज्यिक नदी विवाद से संबंधी अगर कोई समझौता करना है या कोई भी बात करनी है, कोई भी प्रावधान जोड़ना है, तो वो किस आर्टिकल के तहत जोड़ोगे? 262 के तहत जोड़ोगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। फिर एक बार प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ कि भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 240 एक क में अंडमान और निकोबार द्वीप, बिल्कुल ये बात सही है। अनुच्छेद 240 ख में क्या लक्षद्वीप का प्रावधान है? बिल्कुल ये बात भी सही है। अनुच्छेद 240 एक ग में क्या पुद्दुचेरी है क्या? बिल्कुल ये बात गलत है। अनुच्छेद 240 एक ग में पुद्दुचेरी नहीं है। यही प्रश्न आ गया। इसमें है दादरा नगर हवेली। क्या है बेटा? दादरा नगर हवेली। इसमें कौन सा आएगा? दादरा नगर हवेली। तो सर पुद्दुचेरी किस में है? ये भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पुद्दुचेरी किस में आएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रखना 240 ढ में, 240 एक ढ में आना जो आता है, उसके अंदर क्या आता है भाई? ये पुद्दुचेरी आता है। और 240 एक घ में क्या है? दमन और द्वीप है। फिर एक बार पूछ रहा हूँ आपको, क्या बता रहा है ये? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। 240 एक क में अंडमान निकोबार द्वीप बिल्कुल सही है। 240 एक ख में लक्षद्वीप बिल्कुल सही है। 240 एक ग में पुद्दुचेरी बिल्कुल गलत है। 240 एक ग में पुद्दुचेरी ना होकर क्या है? दादरा नगर हवेली है। फिर बात करते हैं 240 एक ग में दमन और द्वीप बिल्कुल सही है। तो सर पुद्दुचेरी किस में है? 240 एक ड में है। किस में है? 240 एक अण्ह में है, सॉरी। अब बात करते हैं अभी हाल ही में 2019 में, कब बेटा? 2019 में
अनुच्छेद 240 एक घ को क्या कर दिया गया है, विलुप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 240 एक घ को क्या कर दिया गया भाई, विलुप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया है। सर समाप्त क्यों किया गया, इसी 240 के अधिनियम के तहत ये आपके दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को क्या कर दिया है, एक कर दिया गया है। तो ध्यान रखना दोनों को एक किसके तहत कर दिया गया है, 240 एक के तहत दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक कर दिया गया है। तो ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर प्रश्न आ सकता है। अभी हाल ही में 2019 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम मान लो या कोई सा भी अधिनियम मान लो, उस अधिनियम के तहत किस आर्टिकल को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, 240 एक घ को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूले। अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है कि नहीं है, तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूले, ठीक है। और प्रश्न आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर प्रश्न बहुत ही शानदार है, या कोई कमी है तो वो भी आप जरूर बताइए। हाँ ये प्रश्न देखिए बेटा, जल्दी से इस प्रश्न को पढ़िए, पढ़िए जल्दी से इस प्रश्न को। देखो भारत के संविधान के अनुच्छेद 263, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है कौन सा, 263। कौन सा अनुच्छेद है बेटा, 263 के अंतर्गत गठित अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के जो कर्तव्य है वो कौन से हैं, राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए हो उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना। ये बात बिल्कुल सही है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न तो यही आ गया, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, 263 के तहत होता है। और अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य क्या क्या है वो अब हम देख रहे हैं। राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना, ये बिल्कुल बात सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का ये क्या है, सॉरी हाँ देखो भाई, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना, ये बात सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करना क्या अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है, क्या कर्तव्य है क्या, बिल्कुल ये बात भी सही है। ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना जो विशिष्टता उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। इस बात को सुनिश्चित करना कि विभिन्न राज्यों के पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उनकी भूल चूक के लिए न्यायपालिका दंडित ना करे, ये गलत बात है, ये अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य नहीं है। तो 4 नंबर का तो गलत है, 1 2 3 तो सही है। ये यूपीएससी प्री का प्रश्न है, ध्यान देना, आईएएस के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें 1 2 3 तो सही है और बाकी क्या है बेटा, गलत है। अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 अनुच्छेद के तहत किया गया है और इसमें क्या क्या कार्य हैं, ये 3 कार्य आपको याद कर लेना है, बाकी और बाद में देख लेंगे, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई, दो भाई दो। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखना 53वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1986 में हुआ था। 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को क्या दिया गया है, एक राज्य का दर्जा दिया गया। पहला प्रश्न तो यह आ सकता है, कौन से संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये मिजोरम जो राज्य को जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, 53वें संविधान संशोधन। और 53वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1986 में हुआ था। और इसी के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, 371G जोड़ा गया था। तो मिजोरम राज्य को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, 371G के तहत दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था,
53वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिया गया था। ये जो 53वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, आगे की बात चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य हैं। जो आपके नीचे जो कथन दिए हुए हैं उनमें से एक कथन क्या है? गलत है। तो बताइए कौन सा है? गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया था। ये बात तो सही है, गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया था। अब जो है वो दमन द्वीप को किस में मिला दिया गया है? दादरा नगर हवेली में। किस में मिला दिया गया है? दादरा नगर हवेली में मिला दिया गया है। ये लो, ये प्रश्न नया हो गया। और कब मिलाया? 2019 के अधिनियम के तहत मिला दिया। लेकिन ये बात कह रहा उसको भी सुन लो कि गोवा को दमन द्वीप से अलग करके अलग किया गया था। बिल्कुल बात सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। ये बात भी सही है कि हिमाचल प्रदेश पहले संघ सूची अर्थात संघ शासित जो प्रदेश थे उनकी सूची में था। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। नहीं, ये बात गलत है। जो मैसूर राज्य है उसका नया नाम तमिलनाडु ना रखकर क्या रखा गया था बेटा? कर्नाटक रखा गया था। क्या रखा गया था? कर्नाटक रखा गया था। यहाँ पर ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। और ये पूछ क्या रहा है बेटा? असत्य कथन ही तो पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया? 3 नंबर का ऑप्शन गलत हो गया इसमें। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। कि बम्बई जो राज्य है वह गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ये बात भी सही है। बस एक गलत है कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। नहीं, तमिलनाडु नहीं रखा गया था, कर्नाटक रखा गया था। ठीक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो गया? गलत हो गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? तो भारतीय संविधान में ज्यादातर विशेष दर्जा एक ही को दिया गया था। अब तो नहीं आएगा ये प्रश्न। जम्मू कश्मीर को दिया गया था, अब इसे विशेष दर्जे को क्या कर दिया गया? हटा लिया गया। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा भाई। भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था? कि इनमें से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन में रहा था? बड़ा शानदार प्रश्न है भाई। इस प्रश्न का आंसर आप लोग देवो भाई। कौन सा राज्य था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था? तो इसका आंसर होगा गोवा राज्य। कौन सा राज्य? गोवा राज्य पुर्तगालियों के अधीन में रहा था स्वतंत्रता के बाद भी। तो 1 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। कौन सा एक असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं असत्य कथन क्या है। भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, मई 2015 तक भारतीय संविधान में अब तक 100 संशोधन हो चुके हैं। ये बात तो सही है। पूछ क्या रहा है? असत्य कथन। 7वें संविधान संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बिल्कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये बात भी सही है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। ये कहाँ का प्रश्न आ गया? ये तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और पूछ क्या रहा है? गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। तो ये प्रश्न क्या हो गया? ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये ऑप्शन अर्थात प्रश्न नंबर संख्या है 18 और 18 के प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन है वह गलत है। यहाँ ऐसा आना चाहिए था सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ना कि गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर दिए 19 पे का। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? कि सही कालानुक्रम कौन सा है ये देखना है हमें कि पहले कौन सा राज्य आएगा फिर उसके बाद में कौन सा राज्य आएगा। तो ध्यान रखना, पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बी नंबर का ऑप्शन है क्या किसी में? बिल्कुल है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इनका क्या रहेगा? गठन के सही कालानुक्रमान रहेगा। अगला प्रश्न, 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? कि जो 2015 में जो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो समझौता हुआ था उसमें भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंप दी गई थी? तो भारत की कुल 111 जो बस्तियां थी वो किसको सौंप दी गई थी? बांग्लादेश को सौंप दी गई थी। ध्यान रखना इस बात को
कि 119वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था बेटा? अगर पूछे कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन की अगर बात आती है तो संविधान जो संशोधन था वह कौन सा था? 119वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 119वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब था? 2013 में 119वां संविधान संशोधन अधिनियम था बेटा, ध्यान रखना। और ये अधिनियम कब का था? 2013 का। इस अधिनियम के तहत 2015 में क्या होता है, ये सुन लो। 2015 में क्या होता है? 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी तथा बांग्लादेश ने भारत को 51 बस्तियां सौंपी। भारत को तो कितनी सौंपी? 51। और भारत ने बांग्लादेश को कितनी सौंपी थी? 111। यही तो पूछ रहा है। भारत की कुल बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी थी, तो बांग्लादेश को तो कितनी सौंपी थी? 111। और बांग्लादेश की कितनी बस्तियों को भारत को सौंपा गया था? 51 बस्तियां। कब? 2015 में। कौन से अमेंडमेंट के अधिनियम के तहत? 119वें अमेंडमेंट अधिनियम के तहत। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। 111। 51 किसको सौंपी गई थी? भारत को सौंपी गई थी, भारत को बांग्लादेश के द्वारा। ये बताइए भाई, कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। केवल एक 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ये प्रश्न आंसर दो जल्दी से भाई, दो जल्दी से। इसमें दोनों ही सही होंगे। अर्थात कांग्रेस के नागपुर सत्र के अंदर जो 1920 में हुआ था, उसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। समृद्ध सुधार समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? कि समृद्ध सुधार जो समिति थी उसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखना, सीधा सा प्रश्न है। 1952 में 1952 में समृद्ध सुधार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न। अगला प्रश्न बताओ भाई, ये वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से अभी जो समृद्ध समिति थी वो वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न बताइए। ये कथन, भारतीय संविधान वास्तव में एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है, प्रकृति में लगभग क्रांतिकारी है, सहायक संघात्मक लक्षणों सहित एकात्मक राज्य है, न कि एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक राज्य। ये कथन किसका है? केसी व्हीयर का। किसका है भाई? केसी व्हीयर का है। अगला प्रश्न, कथन ए है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। ये बात बिल्कुल सही है। विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। इसलिए भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य लक्षण उसके उद्देश्य के बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। दोनों ही बातें सही है और दोनों ही स्पष्टीकरण सही कर रहा है। 3 नंबर का दोनों सही है और आ का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो 24वें प्रश्न के अंदर नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है। अगले प्रश्न क्या होते हैं? निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है। आय पर कर है, बिल्कुल है। निगम कर है, कृषि आय ये नहीं है, गलत हो गया। तीसरा नहीं है संघ सूची का विषय, ये राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि में भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकारी से संबंधित शुल्क ये भी संघ सूची का है, ये राज्य सूची का नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये गलत हो गया तीसरे प्रश्न का। अब मेरी बात सुनो आप लोग, यहाँ हमारे एग्जाम में प्रश्न आज तक अभी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि निम्न में से संघ सूची का विषय कौन सा है, राज्य सूची का विषय कौन सा है, समृद्धि सूची का विषय कौन सा है। तो मैं आप सब लोगों को इस सारे के सारे विषय दिखा रहा हूँ कि संघ सूची में जो पहले 97 थे, अब 100 हो गए, 62 हो गए, 47 हो गए, सारे विषय मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब बात आती है संघ सूची। संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं ये देखते चलो आप लोग। देखो ऊपर ही ऊपर दे रखा है, संघ सूची के अंदर टोटल 97 विषय हैं। वर्तमान में कितने हैं? 100 है। वर्तमान में कितने हैं भाई? जब संविधान में जो संघ सूची में टोटल विषय मूल संविधान में तो 97 थे, वर्तमान में 100 विषय। राज्य सूची के अंदर अगर बात करते हैं, यहाँ देख लो संघ सूची है, उस संघ सूची के अंदर मूल संविधान की बात करें तो 97 विषय है और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 100 विषय है।
राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय हैं और वर्तमान में बात करें तो 61 है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान की बात करें तो 42 है। तो ध्यान रखना, अगर संघ सूची की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं 100, राज्य सूची की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, ध्यान रखो भाई, राज्य सूची में कितने हैं 61 और समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं 52। ये आपको याद ही करना पड़ेगा आंकड़ा। अब हम देखते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से हैं, ये हमें देखना है, तो देखते रहिए। भारतीय रक्षा बिल्कुल है इसमें, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, संघ का कोई भी दूसरा अस्त्र शस्त्र युक्त बल, सुरक्षा बल। 2A नागरिक शासन की सहायता हेतु, ये सारी दिख रहे होंगे आपको, छावनी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों के स्वशासन, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, अस्त्र शस्त्र, प्रमाणिक ऊर्जा, रक्षा उद्योग, केंद्रीय सूचना अन्वेषण ब्यूरो, रक्षा विदेश मंत्रालय या मामलों में भारतीय सुरक्षा के संबंध, ये सारे मैं आपको PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये सारे के सारे विषय हैं, वो आप एक बार अपनी नोटबुक में उतार लेना और इनको पढ़ना, एक बार जरूर पढ़ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और अगर और भी क्लास आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, ASI की क्लास के लिए मैं आपको बता रहा था 21 तारीख से, ठीक है, 21 जून से ASI का और SI का, ASI ध्यान देना भाई, 21 तारीख से ASI का सेपरेट बैच गारंटेड बैच 100%, SI का 100% गारंटेड, अर्थात एग्जाम क्वालिफाई की 100% गारंटी है। हम एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उनको हर एक प्रकार का कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम नवंबर और दिसंबर में अभी हाल ही में कल के पेपर में आप पढ़े होंगे डल चुकी है, इन तीनों क्लासेज जो है वो हमारी ऑफलाइन बैच के अंदर 21 तारीख से शुरू हो रही है। जहां तक हमारी संभावना है ASI का बैच हम ऑनलाइन क्लास में भी लेने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।